नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे परमाणु शक्ति, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। वो परमाणु से बुरी तरह से लिपट गई। अगर मानवता के रक्षक का यही रूप है तो फिर तुम भी आज उस औरत का असल रूप देखोगे परमाणु, जो सत्यवान को यमराज के शिकंजे से खींच लाया था। शायद मेरे उड़ने से घबरा कर ये मुझे छोड़ दे। आह! हे देवी, मदद करो मेरी। आह! पति की मौत की आशंका ने दहला दिया था उसे। वो परमाणु को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना थी। जबकि ठीक उसी पल भीड़ में खड़े दिनेश पाठक के हाथ में नजर आई उस पिस्तौल से छूटा खामोश अंगारा, जा धंसा उस स्त्री की पीठ में। आह! पिस्तौल पर साइलेंसर फिट है, गोली चलने का पता नहीं चलेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। दहल गया परमाणु भी। आह! इसे गोली किसने मार दी? पीड़ित स्त्री की उस आह पर किसी के जेहन में जैसे बिजलियां सी कौंध गई। ओह, वो पुरुष उस स्त्री पर अत्याचार कर रहा है। प्रकाश की गति के साथ वहां आ पहुंची प्रकाश की वो अद्भुत किरण। न सिर्फ आ पहुंची थी बल्कि बड़ाम! ये तो वही है। ममता को उसके घर इसी ने तो नहीं पहुंचाया था। उसके पलक झपकते ही वहां हुए आगमन ने परमाणु को उसके एक प्रश्न का उत्तर अनायास ही दे दिया था। एम्बुलेंस से टकराकर नीचे गिरने से पहले ही परमाणु हवा में कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। ठहरो, कौन हो तुम मुझ पर आक्रमण क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने एक स्त्री को लहूलुहान किया है और शक्ति ऐसे पुरुष के हाथ तोड़ डालेगी। परमाणु की आंखों ने उस वक्त जो दृश्य देखा उसे देखकर वो ठगा सा रह गया। ओह गॉड! लोहे का पूरा गेट पिघलकर इसके दाएं हाथ में समा गया। परमाणु क्या जानता था कि वो किससे लड़ रहा है? उस शक्ति से जिसके दाएं हाथ की हथेली में विश्व की सताई सभी स्त्रियों की आक्रोश की उष्मा भरी थी, जो न सिर्फ किसी भी धातु को पिघलाकर जज्ब करने की ताकत रखती थी बल्कि उस धातु को मनचाहे शस्त्र में इस्तेमाल भी कर सकती थी। ओफ, ये क्या! इसकी उसी हथेली से लचीले लोहे की पतली सलाखें निकलकर स्प्रिंग की भांति मुझसे आ लिपटी है। मुझे इस कैद से मुझे प्रोफेसर ही निकाल सकते हैं। एक जबरदस्त शक्ति से तुम्हारा मुकाबला है परमाणु। परमाणु के जहन में गूंज उठी प्रोफेसर की आवाज। मगर इसकी और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम दोनों ही किसी जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो गए हो। ठहरो, उस पर आक्रमण मत करो। ये तुम्हें उस औरत पर गोली चलाने का जिम्मेदार मानकर ही तुम पर हमला कर रही है, पर वो गोली मैंने नहीं चलाई। ठीक उसी पल शक्ति की हथेली से निकलकर प्रकाशीय शक्ति का वो तीर परमाणु के कंधे में जा धंसा। इसके प्रहारों से बचो परमाणु और इसकी गलतफहमी दूर करने की चेष्टा करो। खच! ओह! परमाणु की छाती पर टकराई एक औरत की टक्कर। उफ! ये तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रही। मानवता का रक्षक था परमाणु, इस पर परमाणु शक्ति का वार करता हूं। नारी की रक्षक थी शक्ति। वरुण! जुर्म के लिए विध्वंसक था परमाणु, मगर विश्व में सबसे विध्वंसक रूप में पैदा हुई थी शक्ति। ओह, ये तो अपनी शक्ति से मेरी परमाणु बेल्ट को क्षतिग्रस्त किए दे रही है। परमाणु ऊर्जा का रूप था, मगर शक्ति तो खुद एक ऊर्जा थी। ठहरो, मैं कहता हूं ये आक्रमण बंद करो। हमारे शक्तिशाली आक्रमण से आसपास का वातावरण जहरीली विकिरण से प्रदूषित हो सकता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। उस औरत को गोली मारकर घायल मैंने नहीं किया। तुमने गलतफहमी में बिना कारण जाने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हारे हमले से बचाव के लिए मुझे भी वार करने पर मजबूर होना पड़ा। सब जानते हैं कि मैं अपराध का दुश्मन परमाणु हूँ। मैं बेवजह उस स्त्री पर गोली चलाने की हरकत कर ही नहीं सकता। मैं तो स्वामी चंद्रकांत चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए लाई गई उस मशीन को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिसमें मुझे विश्वास है कि सोना लाया गया है।
अगर उस स्त्री को तुमने घायल नहीं किया तो फिर किसने किया था? वो जो भी है उसे मैं बहुत जल्दी पकड़कर कानून के सुपुर्द कर दूंगा। नहीं, वो जो भी है उसे सजा मैं दूंगी। अरे शक्ति कहाँ गई? परमाणु मशीन के निकट पहुंचा ही था कि उसकी निगाहें जमीन पर स्थिर हो गई। अरे ये क्या? परमाणु ने झुककर उस चमकती चीज को उठाया। ये तो कोई बोल्ट है जिसके ऊपरी सिर पर लोहे के रंग का पेंट किया हुआ है, जबकि वास्तव में ये बोल्ट सोने का है। ये मशीन से उस वक्त गिरा होगा जब मेरा प्रहार ट्रक से टकराने से मशीन जमीन पर गिर पड़ी थी। उस एक पल में ही परमाणु के दिमाग के सभी खिड़कियां दरवाजे फटाक से खुलते चले गए। ओह, पता चल गया कि मशीन में गोल्ड किस रूप में स्मगल किया गया है। यानी कि ऑपरेशन में इस मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दरअसल ये मशीन ही सोना है जिस पर पेंट करके इसे मशीन का रूप दे दिया गया है। और ये काम दिनेश पाठक के अलावा किसी और का नहीं है। यानी कि वो इस मशीन को प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो फिर ये मशीन को पुलिस स्टेशन मैं ही लेकर जाऊंगा। फौरन मशीन को दूसरे ट्रक पर लादकर परमाणु उसे पुलिस स्टेशन ले चला। इंस्पेक्टर को भला परमाणु की इस बात में क्या एतराज हो सकता था? ये शक्ति आखिर थी कौन जो अद्भुत तरीके से आई और अद्भुत तरीके से चली गई? मैं परमाणु के साथ रहकर दिनेश पाठक तक पहुंच सकती हूँ। परमाणु इसलिए मशीन को खुद पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है क्योंकि उसे पूरा यकीन होगा कि राह में ही दिनेश पाठक उसे हथियाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास है छोर जैसा शैतान। खतरे को भाप गया परमाणु भी। ओह, ये परछाई तो ट्रक को नीचे खींच रही है। मुझे फौरन ही ट्रक को नीचे लाना होगा, क्योंकि अगर मैंने इस परछाई पर काबू पा लिया तो फिर मुझे फौरन ही दिनेश पाठक का पता मिल सकता है और ममता का भी। मगर जब तक मुझे इस परछाई का रहस्य पता नहीं चल जाता मैं इससे निपट कैसे पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रहारों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, जबकि ये चाहे तो मार मार कर मेरा पूरा शरीर सुझा दे। भड़ाक! छोर की परछाई तो परमाणु की आत्मा तक की भी सुझाने का इरादा रखती थी। बड़ा उफ, बाल बाल बचा। मगर बचा कहाँ था परमाणु? परछाई ने तो उड़ते हुए परमाणु की टांगे ही पकड़ ली थी। अरे, इसने तो लंबी होकर मेरी टांगे पकड़ ली। परछाई कितनी लंबी हो सकती है? ओह, ये मुझे पहले क्यों ना सूझा कि ये परछाई है। तो इस परछाई का शरीर भी आसपास ही कहीं होना चाहिए। तो इस परछाई का दूसरा छोर उधर जा रहा है। ओह, वो हाथ में हाथ बांधे उधर कौन खड़ा है? परछाई ने परमाणु को धरती पर पटक मारा। इस परछाई का दूसरा सिरा उसी व्यक्ति के पांव से जुड़ा हुआ है, यानी ये उसी व्यक्ति की ही परछाई है। मगर मैं उस तक तो तभी पहुंच पाऊंगा जब ये परछाई मुझे उधर जाने देगी। ये परछाई खत्म कैसे होगी? उफ, ये तो मेरा गला दबाए दे रही है। परमाणु की इस दुविधा को कोई फौरन समझ गया था। इसे खत्म करेगा शक्ति का सूर्य सा चमकता प्रकाश, जो इस शैतान पर 90 डिग्री बनाता हुआ पड़ेगा। जैसे सूर्य बिल्कुल सिर पर हो तो परछाई नहीं बनती, ठीक इसी प्रकार इसकी परछाई भी नहीं बनेगी, यानी टल जाएगा परमाणु पर से परछाई का खतरा। हम ओह, परछाई एकाएक कहाँ गायब हो गई? और ये तेज प्रकाश उसी शक्ति का है। इसी के कारण परछाई गायब हुई है। मगर अब मैं इस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परमाणु के उस शक्तिशाली प्रहार से छोर के पांव जमीन पर से उखड़ गए। धड़! परमाणु के उस अति बलशाली किक ने छोर के जेहन में सौरमंडल का सा वातावरण पैदा कर दिया। धड़ाक! आह! मेरी परछाई! तेज प्रकाश के कारण परछाई नहीं बन पा रही है। अपनी पूरी शक्ति संजोकर खड़ा होने की असफल चेष्टा की छोड़ दे। हम मैं तुझे खत्म कर डालूंगा परमाणु। लो, ये तो गया। उसी पल गायब हो गई शक्ति भी। ओह, शक्ति भी गायब हो गई। शक्ति को सुनाने के लिए चीख उठा परमाणु। परमाणु, तुम्हारी इस मदद के लिए तुम्हें धन्यवाद करता है शक्ति।
उस खंबे के पीछे से झांकती शक्ति मुस्कुरा उठी। तुम नहीं जानते परमाणु, मदद तो तुम मेरी कर रहे हो। तुम्हारे जरिए ही मैं भी दिनेश पाठक और ममता तक पहुंच रही हूँ। जबकि परमाणु निकटवर्ती निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को उस घटना की सूचना दे रहा था। जल्द ही फिर प्रोफेसर की प्रयोगशाला में। आओ परमाणु, मैं जानता था कि उस जबरदस्त और रहस्यमय शक्ति के बारे में जानने तुम यहाँ जरूर आओगे। शक्ति की शक्तियां देखकर एक बार तो मेरे दांतों तले पसीना उभर आया था प्रोफेसर, पर पता नहीं अचानक ही कहाँ गायब हो गई वो। क्या वो भी मेरी तरह उन्नत विज्ञान का कोई चमत्कार है प्रोफेसर? मैं इसे विज्ञान का चमत्कार नहीं मान सकता। उसके हाथों से ऊर्जा फूट रही थी। वो कोई करिश्मा है परमाणु। प्रकाश की गति से गायब हो गई थी ये। मेरे यंत्रों ने गायब होती शक्ति के चित्र भी खींचे हैं, मगर वहां प्रकाश के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका रहस्य तो समझ आने पर ही पता चल लग पाएगा प्रोफेसर। इसका रहस्य तो समझ आने पर ही पता लग पाएगा प्रोफेसर, मगर उसकी बातों से मुझे लगा कि इसकी रुचि नारी जगत के दुखी स्त्रियों की सुरक्षा में है। और तब प्रोफेसर ने शक्ति के आगमन से पूर्व वाली फिल्म के उस हिस्से को स्टिल किया। देखो परमाणु, यह है वो आदमी जिसने उस औरत पर गोली चलाई है। ओह, ये तो दिनेश पाठक है। एकाएक ही स्क्रीन की ओर देखता चौंक पड़ा प्रोफेसर। परमाणु, ममता का पता चल गया। परमाणु प्रोफेसर के मैसेज के साथ ही अब उड़ा जा रहा था। परमाणु, महरौली के निकट डेथ वैली में बने शक्ति टेम्पल में तुम्हारी जरूरत है। मैं वहां पहुंच रहा हूं प्रोफेसर। उस समय भोर का उजाला फैल चुका था, मगर किसी की जिंदगी में अंधेरा कर देने के लिए उस पर भयानक ढंग से झपट रहे थे वे खूंखार मांसभक्षी प्राणी गीध। आ, 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 दिनेश पाठक के होठों से हिंसक ठहाके उबल रहे थे। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरे गुनाहों के सबूत वो फिल्म तुमने कहाँ छिपा रखी है, मैं तुम्हें इस यातना से आजाद नहीं कराऊंगा। ये डेथ वैली तेरी भी मौत का कारण बनेगी। हाँ, मेरी भी मौत का, क्योंकि मुझसे पहले तूने चंदा भाभी को भी इसी वैली में मौत की नींद सुलाने के लिए फेंक दिया था हत्यारे। सिकुड़ गई दिनेश की आंखें। ओह, मगर तुझे ये सब किसने बताया? तभी रोशनी से झकाझक हो गया वो क्षेत्र। ओह, ये क्या? इसे तेरे जुल्म एवं गुनाहों की कहानी मैंने सुनाई है हत्यारे। मैंने यानी चंदा ने, जिसके माथे की बिंदिया को नोचकर तूने इसी मौत की घाटी में फेंक दिया था। हम दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पापी होता है तो वो वही होता है जो नारी पर जुल्म ढाता है। नारी के दिल से निकली एक भी बद्दुआ इंसान को तबाह कर देती है दिनेश पाठक। तेरे लिए भी किसी नारी के दिल से बद्दुआ निकली है, और देख, आज तेरी तबाही तेरे सामने है। खत्म कर दो इसे, लेकिन इससे पहले कि उनकी गने गोलियां उगल पाती। साए जर उफ। शक्ति का वो चंडी रूप वाकई दिनेश को चमत्कृत कर देने वाला था। मैं तुझे गोली मार दूंगा। धाय धाय। दिनेश पाठक, गोली भी मुझे नहीं मार पाएगी, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसे जालिमों की सताई सैकड़ों स्त्रियों के आक्रोश की उस्मा है, जो गोलियों को भी राख में बदल देती है। ये देख। इधर ममता उन खूनी गीधों से जूझ रही थी। क्विक, मुझे अपनी टांगे चलाते रहना चाहिए, वरना ये गीत मेरी जिंदगी का क्लाइमैक्स कर देंगे। दिनेश पाठक की जिंदगी की फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा था। शैतान, गौर से देख इस सूरत को, अपनी मौत को पहचान ले। दांत भींचकर दबे दबे से स्वर में गुर्रा रही थी शक्ति। पहचान कि इस मस्तक से तूने कोई बिंदिया नोची थी। पहचान कि इस कोख की तूने हत्या की थी। चंदा, तुम जिंदा हो, पर तुम्हारा ये रूप। चंदा नहीं, अब मुझे शक्ति कहकर पुकार हत्यारे। चंदा को तो तूने खून कर दिया था, और अब शक्ति तुझे खत्म करेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो चंदा, तू क्षमा के योग्य नहीं है दिनेश पाठक। देख देख,
मां शक्ति के इस तीसरी आंख में तूफान मचने लगा है। ज्वालामुखी सी सुलग उठी है ये, और ऐसा तभी होता है जब किसी भीष्म पापी से इस आंख का सामना होता है। शक्ति की आंख से आजाद हो गई तबाही। गूंज उठी तब दिनेश पाठक की चीख, आ! भूखे गीदों को भोजन मिल गया था। क्विक क्विक, जबकि ऊपर हाथ बढ़ाओ। कौन है आप? शक्ति। और तब, ममता तुम ठीक हो ना? ओह परमाणु, तुम भी आ पहुंचे। मगर तुम्हारे पहुंचने से पहले ही शक्ति ने उस हत्यारे दिनेश पाठक को उसके दुष्कर्मों की सजा दे दी। सब कुछ बताती चली गई ममता। परमाणु के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन गई थी शक्ति। इसका मतलब वो किसी नारी को संकट में महसूस करती ही वहां उसकी मदद करने पहुंच जाती है। तब ममता उसे बताती चली गई स्वामी चंद्रकाल के विषय में भी। अब शेष काम परमाणु को इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही करना था, यानी चंद्रकाल आश्रम पर छापा मारने का। और अब सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को भी समझने का कोई अवसर नहीं मिला। छापे के दौरान न सिर्फ चंद्रकाल ही मिला, बल्कि प्रदर्शनी स्थल से चुराए गए हीरे भी मिल गए। बहुत प्रवचन किए स्वामी जी। अब बाकी के प्रवचन जेल के कैदियों में कहना, बोल जय भैरव, जय भैरव। उधर चंदा घुटनों में मुंह छुपाए सिसक रही थी। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए कि अपने हाथों से किसी स्त्री को अपना सुहाग नोच फेंकना पड़े। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।